नमस्कार। आज हम एक काफी परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं नासिक से। जी। एक कृषि अधिकारी प्रशांत पाटिल ने अपनी जान दे दी जी। और वजह है एक ऑनलाइन घोटाला। ये करीब 2 साल तक चला और इसमें उन्होंने 56 लाख रुपए गंवा दिए। 56 लाख? हाँ, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक लेख है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसके क्या मायने हैं। हाँ, ये लेख इस पूरे मामले को काफी विस्तार से बताता है और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तथ्य दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे भरोसे का इस्तेमाल करके इतना बड़ा धोखा दिया गया और फिर इसका जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर था वो कितना गहरा हो सकता है। सही। ये घटना अपने आप में तो दुखद है ही, लेकिन ये ऑनलाइन अपराधों के एक बड़े और चिंताजनक पैटर्न की तरफ भी इशारा करती है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? दिसंबर 2022 है ना? जी, दिसंबर 2022। एक सोशल मीडिया फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है प्रशांत पाटिल को। वो पालघर में पोस्टेड थे, 40 साल के कृषि अधिकारी। उन्हें एक महिला संपर्क करती है और फिर शुरुआती बातचीत के बाद उन्हें एक्सपोर्ट के लिए हैप्को ऑयल खरीदने के लिए मना लिया जाता है। हैप्को ऑयल? ये शायद कोई असली प्रोडक्ट था भी नहीं। हाँ, लगता तो यही है। शायद सिर्फ घोटाले के लिए गढ़ा गया नाम, और वो माल खैर उन्हें कभी मिला ही नहीं। और यहीं से वो पैटर्न शुरू होता है। ये एक जानी पहचानी रणनीति है जिसे अक्सर पिग बुचरिंग स्कैम्स में देखते हैं। मतलब पहले एक छोटा भरोसेमंद लगने वाला लेन देन। अच्छा। यहाँ हैप्को ऑयल शायद वही काम कर रहा था। मतलब विश्वास जीतने के लिए एक चारा। बिल्कुल। एक बार जब थोड़ा भरोसा बन गया, फिर जाल बड़ा फेंका जाता है। उन्हें फिर बड़ी खरीद का लालच दिया गया। विदेशी मुद्रा, कीमती सामान, इनसे भरे पार्सल भेजने के वादे किए गए। और ये सब लगभग 2 साल तक चला। ये बात मुझे बहुत चौंकाती है। हाँ, 2 साल। सिर्फ पैसे नहीं गए, बल्कि इतना लंबा वक्त। मतलब सोचिए। लेख बताता है कि पाटिल ने इस दौरान किश्तों में कुल 56 लाख रुपए ट्रांसफर किए। 56 लाख? हाँ, और इसके लिए उन्होंने अपने गहने बेच दिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे उधार लिया। ओह। ये सिर्फ वित्तीय दबाव नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि वो भावनात्मक रूप से कितने फंस गए थे। बिल्कुल। 2 साल का समय किसी को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए बहुत होता है। सही कहा। और यही लंबा खिंचाव इन घोटालों को इतना खतरनाक बनाता है। ये सिर्फ एक बार का धोखा नहीं है, ये धीरे धीरे शिकार को भावनात्मक रूप से अपनी गिरफ्त में लेना है। तो जब पाटिल जी को ये एहसास हुआ कि न तो कोई माल आने वाला है, न पैसे वापस मिलेंगे, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ। वित्तीय बर्बादी तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा शायद वो भरोसे का टूटना, ठगा हुआ महसूस करना, वो ज्यादा भारी पड़ा होगा, लेवा साबित हो सकती है। और अंत बहुत दुखद रहा। भारी कर्ज और धोखे के सदमे से टूटकर उन्होंने 5 जून को नासिक में अपने घर पर जहर खा लिया। ओह। और अगली सुबह 6 जून को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद। उनकी पत्नी ने फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हाँ, FIR दर्ज हो चुकी है। इसमें धोखाधड़ी, IPC 420, आत्महत्या के लिए उकसाना यानी 306, आपराधिक साजिश 120B और IT एक्ट की धारा 66D भी है। मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी। तो धाराएं काफी गंभीर हैं। जी, ये बताता है कि पुलिस इसे एक गंभीर सुनियोजित अपराध मान रही है। तो इस पूरी घटना से हम क्या समझें, क्या सबक लें? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है शायद। विनाशकारी हो सकते हैं। पुलिस इसे एक बढ़ते हुए ट्रेंड के तौर पर देख रही है, जहां कभी रोमांस के नाम पर तो कभी निवेश के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो पुलिस कर क्या रही है? मतलब जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जांचकर्ता अभी भी अपराधी या अपराधियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, IP एड्रेस खंगाल रहे हैं। अच्छा। पैसों के लेन देन की कड़ियां जोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं, लेकिन अपराधी की पहचान वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो फिर पुलिस की तरफ से आम लोगों के लिए क्या सलाह है? क्योंकि जैसा आपने कहा, ये ट्रेंड बढ़ रहा है, तो कोई भी इसका शिकार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो पुलिस 2 स्तरों पर काम कर रही है, ऐसा लगता है। एक तो वो पीड़ित परिवारों से आग्रह कर रही है कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है तो जल्दी सामने आए, रिपोर्ट करें, शर्माई नहीं। ये जरूरी है। और दूसरा, वो आम लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि ऑनलाइन मिलने वाले किसी भी निवेश
या दोस्ती के प्रस्ताव को अच्छी तरह से परखें, वेरीफाई करें, एकदम से भरोसा ना करें। हाँ। नासिक साइबर पुलिस हेल्पलाइन भी चला रही है और डिजिटल सुरक्षा पर वर्कशॉप्स भी आयोजित कर रही है, और वो खास तौर पर इन अपराधों के मनोवैज्ञानिक दबाव पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि मदद उपलब्ध है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये मामला एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। हाँ। है ना? कैसा सवाल? कि देखिए, ये घोटाले समय के साथ बनाए गए भरोसे का फायदा उठाते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति डिजिटल दुनिया में कैसे संतुलन बनाए, मतलब कैसे वो अनजान लोगों से बातचीत में खुलापन भी रखें और साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए वो जरूरी शक, वो संदेह भी बनाए रखें, खासकर जब भावनाएं बीच में आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर तब ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।